हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं हमारे चैप्टर ग्रेविटेशन और उसके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे हम कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, और आज हम बात करेंगे उसके वेक्टर फॉर्म की। हमको पता है कि अगर दो बॉडी को हमने आर डिस्टेंस पे रखा, जैसे एक बॉडी हमारे पास में m1 जिसका मास है और इससे आर डिस्टेंस पर हमने एक दूसरा बॉडी रखा m2, है ना। तो इस इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा, ओके, जैसे फर्स्ट बॉडी पर अगर हम बात करें तो फर्स्ट बॉडी पर लगने वाला फोर्स होगा F1 ड्यू टू 2 और वेक्टर फॉर्म में होगा क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सेम एज इट इज अगर हम सेकेंड बॉडी पर देखें तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, है ना। तो यहाँ पर 1 2 और 2 1 के कॉन्सेप्ट को हमको समझना पड़ेगा। अच्छा, हमने यहाँ पर देखा कि ये जो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 है इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो यहाँ पर -F12 हम लिख सकते हैं, है ना। अगर किसी वेक्टर के आगे नेगेटिव साइन आपने लगा दिया इसका मतलब उसका डायरेक्शन अपोजिट हो गया। और अगर दोनों इक्वल लिख रखे हैं हमने तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि अगर इस मैग्नीट्यूड की बात करें तो इनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो Gm1m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर होगा, है ना। आज हम बात कर रहे हैं इसी को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है, अगर हमको F21 या F12 फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे, है ना। उससे पहले थोड़ा सा हम वेक्टर का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान से समझ लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले कवर करेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, तो अगर हम यहाँ पर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें, है ना, कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें तो या फिर रेफरेंस सिस्टम की बात करें, रेफरेंस फ्रेम की बात करें तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास में 3 एक्सिस होती है ना। 3 एक्सिस होती है, एक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ओके, हमको ये पता है कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई कैप होता है, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जे कैप होता है और जेड वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर के कैप होता है। और अगर कोई पॉइंट हमने लिया है 3D में और इस के कोऑर्डिनेट जो हैं वो x कॉमा वाई कॉमा जेड है, मतलब x डायरेक्शन में आप x डिस्टेंस चल रहे हैं, y डायरेक्शन में y और z डायरेक्शन में z, तो अल्टीमेट ओरिजिन से मतलब 0,0,0 से आप यहाँ पर पहुंच गए हैं, इसे हम लिखेंगे आर वेक्टर और इस आर वेक्टर को कहेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट P, है ना। तो अगर आपको यहाँ पर पोजीशन वेक्टर लिखना है ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट P लिखना है तो आप लिखेंगे दिस आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में पोजीशन वेक्टर को लिख सकते हैं। अगर इसका मैग्नीट्यूड हमको फाइंड करना है तो इस मैग्नीट्यूड को हम सिंपल आर से भी लिख सकते हैं, या तो आप मॉड्यूलर साइन का यूज करो या सिंपल आर। अगर वेक्टर है और उसके ऊपर वेक्टर साइन नहीं लगाया, मतलब एरो नहीं लगाया है, तो वो उसका मैग्नीट्यूड बताता है। और हमको पता है कि इसका मैग्नीट्यूड हम कैसे फाइंड करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओके, और इस डायरेक्शन में अगर हमको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है आर कैप तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ओके, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड मतलब कि रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओके, सो इन दिस वे वी कैन फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑल्सो। और अगर हम फोर्स की बात करेंगे तो ये यूनिट वेक्टर हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि अगर हमको दो वेक्टर, दो पॉइंट को मिलाने वाला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो अगर हमारे पास में एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, जिसमें हमको पता है कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और यहाँ पर है जेड एक्सिस, है ना। और कोई पॉइंट है हमारे पास में, पॉइंट नंबर 1, है ना, और इसके कोऑर्डिनेट है x1 कॉमा y1 कॉमा z1, ठीक है। और यहाँ पर हमने दूसरा पॉइंट कंसिडर किया है, पॉइंट नंबर 2, और इसके कोऑर्डिनेट है x2 कॉमा y2 कॉमा z2, ठीक है।
अगर हम इस फर्स्ट पॉइंट को ओरिजिन से कनेक्ट करते हैं, ओके, इसको ओरिजिन से कनेक्ट हमने किया और हमको मिला एक R1 वेक्टर जो कि है पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस वन। और अगर हमने सेकंड पॉइंट को कनेक्ट किया तो इसको हम कहेंगे R2 वेक्टर जो कि है पोजीशन वेक्टर ऑफ 2। पर हमको यहाँ पर फाइंड करना है इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाला वेक्टर। मतलब अगर हमने इन दोनों को कनेक्ट किया तो हमको मिला R21 वेक्टर। अब यहाँ पर एक पॉइंट बड़ा ध्यान से समझना है क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसको समझने में गलती करते हैं, है ना। अगर हमने लिखा है R21 वेक्टर मतलब कि पोजीशन ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, ओके, है ना। तो आप लिखेंगे R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 मतलब पोजीशन ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। इसका मतलब ये नहीं कि 2 से 1 को मिलाने वाले वेक्टर, इसका मतलब है पोजीशन ऑफ 2 मतलब पॉइंट 2 का पोजीशन 1 के रिस्पेक्ट में, ओके। तो डेफिनेटली अगर हम इस R2 वेक्टर को फाइंड करना चाहेंगे तो हम लिख सकते हैं x2 माइनस x1 आई के, है ना, क्योंकि x कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट होंगे सेम एज इट इज y2 माइनस y1 जे के प्लस z2 माइनस z1 के, ओके। ये हमको यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिला, इसका मैग्नीट्यूड भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट हमको समझना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं हमारे एक्चुअल टॉपिक की जिसका नाम है वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ, ओके। हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम डिस्कस करेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स ग्रेविटेशन, ओके, ग्रेविटेशन लॉ, है ना। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे, है ना। जैसे हमारे पास में एक पार्टिकल है जिसका मास है m1 और उसका पोजीशन वेक्टर है r1 वेक्टर, ओके। पोजीशन वेक्टर तो हम फाइंड कर ही सकते हैं कोऑर्डिनेट की हेल्प से, है ना। अगर दूसरा पार्टिकल जिसका मास m2 है और उसका पोजीशन वेक्टर है r21 वेक्टर, तो जो फोर्स 2 पे लगने वाला है ना, मतलब उसका डायरेक्शन जो होगा, उसका डायरेक्शन होगा 2 पे लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन जो होगा वो इस R21, है ना, मतलब 2 को 1 से मिलाने वाले वेक्टर जहां पर आपको फोर्स फाइंड करना है ना, उसका पोजीशन वेक्टर माइनस जिसके कारण फोर्स फाइंड करना उसका पोजीशन वेक्टर, मतलब R2 वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ये जो फोर्स F21 वेक्टर है ये R21 के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमको समझना है। मतलब F21 वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड हमको पता है, मैग्नीट्यूड क्या होगा, G m1 m2 डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर r स्क्वायर, है ना। R21 लिखो या R12 लिखो, डिस्टेंस को सिंपल हम r लिख रहे हैं, है ना। हमने क्या लिखा है यहाँ पर R12 का वेक्टर और इसका मैग्नीट्यूड, R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड और R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो बराबर ही होगा क्योंकि हम 1 से 2 पर जाएं या 2 से 1 पर जाएं डिस्टेंस तो इक्वल ही होगा और इसको हम सिंपल r से लिख रहे हैं तो डिनोमिनेटर में r। पर यहाँ पर जो डायरेक्शन होगा वो हम कैप मतलब यूनिट वेक्टर का यूज करेंगे और इसमें लिखेंगे R21 कैप, है ना। तो यूनिट वेक्टर से हमने डायरेक्शन बता दिया पर डायरेक्शन अपोजिट है तो यहाँ पर माइनस साइन का यूज करेंगे, है ना। ये जो टर्म हमने यूज किया है नेगेटिव ऑफ R21, इसका मैग्नीट्यूड तो 1 है पर डायरेक्शन ये बता रहा है। और अगर हमने इसके मैग्नीट्यूड फोर्स के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई किया है मतलब हमने एक ऐसा वेक्टर बना दिया है जिसका मैग्नीट्यूड G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर और डायरेक्शन यहाँ पर, तो ये जो है वो डायरेक्शन बता रहा है। क्या बता रहा है, डायरेक्शन, ठीक है। और ये आगे वाला टर्म जो है उसका मैग्नीट्यूड बता रहा है। तो अगर हम यहाँ पर F21 वेक्टर को लिखें तो उसका जो एक्सप्रेशन होगा वो होगा G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर इंटू R21 वेक्टर, ओके, 21 कैप, ओके। और इस R21 कैप को हम लिख सकते हैं माइनस G m1 m2 तो एज इट इज डिवाइडेड बाय r स्क्वायर भी एज इट इज, और यहाँ पर इसको लिख सकते हैं R21 वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड r।
तो फाइनली हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया R21 वेक्टर वो आया -GM1M2 डिवाइडेड बाय R क्यूब, है ना, इंटू R21 वेक्टर। तो यहाँ पर बहुत बार कंफ्यूजन होता है कि जब हम वेक्टर फॉर्म की बात करते हैं तो डिनोमिनेटर में R क्यूब क्यों आ जाता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर डायमेंशनली इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, R क्यूब डिनोमिनेटर में आया है, इसका मतलब डायमेंशन में कोई चेंज नहीं हुआ है क्योंकि न्यूमरेटर में भी R यहाँ पर आ रहा है। तो ऊपर एक अगर मीटर का मल्टीप्लाई हुआ तो नीचे भी मीटर का मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर ये डायमेंशनली करेक्ट ही रहेगा, है ना, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। पर यहाँ पर डिनोमिनेटर में R क्यूब क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर अपने वेक्टर का मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये सिंपल सा एक्सप्रेशन हम समझ सकते हैं, है ना। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, R21 वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, है ना। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल अभी हम एक एग्जांपल लेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे आप इस पे बेस न्यूमेरिकल कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर सेम एज इट इज अगर हमको F12 फाइंड करना है तो हम लिख सकते हैं -GM1M2 डिवाइडेड बाय R क्यूब इंटू R12 वेक्टर। ओके, तो ये हमारे पास में फर्स्ट पार्टिकल पर फोर्स आया ड्यू टू सेकंड, है ना, या फिर आप सेकंड पे निकाल दो और आगे माइनस का मल्टीप्लाई कर दो तो भी चलेगा, है ना। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको अब लिख लेना है जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आपको लिखना है कि डिनोमिनेटर में जब आप वेक्टर फॉर्म में देखेंगे तो R क्यूब आता है और न्यूमरेटर में हम R21 या R12 वेक्टर का मल्टीप्लाई करते हैं, तो इससे डायमेंशन में कोई चेंज नहीं होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये आपको लिखना है कि नेगेटिव साइन क्यों आया। नेगेटिव साइन इसलिए आया कि जो फोर्स का डायरेक्शन है वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में। अगर 1 से 2 को मिलाने वाला जो लाइन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स रहेगा ऑन 2 ड्यू टू 1। तो ये नेगेटिव साइन क्यों आया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। इससे रिलेटेड अगर हम एक न्यूमेरिकल देखें तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाने, तो अगर हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल अब देख रहे हैं, है ना, हम नेक्स्ट स्लाइड पे आ गए हैं। यहाँ पर हमारे पास में एक 1 kg का पार्टिकल है जिसका कोऑर्डिनेट है 1, 2, 3 और दूसरा 3 kg का पार्टिकल है जिसका कोऑर्डिनेट है 2, 3, 4, है ना। तो हमको 3 kg पर फोर्स वेक्टर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना, फाइंड फोर्स ऑन 3 kg। ओके, अच्छा, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स की हम बात कर रहे हैं और वेक्टर फॉर्म की जो बात कर रहे हैं, इसका यूज ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालने में ज़्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर वेक्टर फॉर्म के साथ ही डील करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 निकालेंगे, है ना। इसको हमने कहा पार्टिकल नंबर 2 और इसको हमने कहा पार्टिकल नंबर 1, और वो होगा x, ये है x2 और ये है x1, मतलब 2 - 1, है ना। अभी हमने डिस्कस किया ना x2 - x1, तो 2 - 1 i कैप, सेम एज इट इज y2 - y1, मतलब 3 - 2, है ना, j कैप, तो 3 - 2 j कैप, और ऐसे ही z2 - z1, मतलब 4 - 3 k कैप, है ना। तो फाइनली R21 वेक्टर कितना आया, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ओके, और सारे जो यूनिट है वो मीटर में ही हम अभी कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो फोर्स का जो फॉर्मूला है ऑन 2 ड्यू टू 1 हम लिखेंगे। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि फार्मूले में मैग्नीट्यूड आता है। तो इसका मैग्नीट्यूड अगर हम देखेंगे R, तो वो होगा आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर, और के कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर, मतलब R इक्वल टू आया √3 मीटर, ठीक है। हम यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे -GM1M2 डिवाइडेड बाय R क्यूब इंटू R21 वेक्टर, है ना। तो F21 वेक्टर हमारा मिलेगा -G, अभी G का वैल्यू हम यहाँ पर पुट नहीं कर रहे हैं। M1 मतलब 1 kg, M2 मतलब 3 kg डिवाइडेड बाय R क्यूब मतलब √3 का होल क्यूब, और R वेक्टर मतलब
आई के प्लस जे के प्लस के। अब आगे आप इसको सॉल्व खुद कर सकते हैं, है ना। तो ये एक हमने न्यूमेरिकल देखा। अगर हमारे पास मल्टीपल पार्टिकल्स होते हैं तो भी हम वेक्टर फॉर्म की हेल्प से बहुत इजीली नेट रिजल्टेंट फोर्स फाइंड कर सकते हैं। ओके, जब कभी हम रिजल्टेंट फोर्स की बात करते हैं, जब हमारे पास में मल्टीपल बॉडीज होती हैं, मल्टीपल पार्टिकल्स होते हैं और उसके कारण किसी थर्ड पार्टिकल पर आपको फोर्स फाइंड करना है, तो आपको वेक्टर एडिशन ही यूज करना पड़ेगा और यहाँ पर वेक्टर फॉर्म का ही यूज करना पड़ेगा। तो अगर आप सुपरपोजिशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं, अगर आपको वो टॉपिक समझना है, टॉपिक का नाम होगा सुपरपोजिशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, तो उसका अगर आपको एक्सप्रेशन भी समझना है तो आपको वेक्टर फॉर्म पहले समझना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि सुपरपोजिशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें, तो यहाँ पर ये वाला लेक्चर आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। थैंक यू वेरी मच।